हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 20 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा मंडे टू फ्राइडे रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है ये हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर जो न्यूज़ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज़ हम कवर किया करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया है चेन्नई में। भारतीय तट रक्षक बल, इसके बारे में आप कितना जानते हैं, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड कह देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम आईसीजी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में जेल से भागने की घटना भारत के लिए चिंता का विषय है, ऐसा कहना है थिंक टैंक का। इस विषय पर भी विचार विमर्श करते हुए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। खाद्य उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक संदूषण से निपटने हेतु परियोजना की शुरुआत की गई है FSSAI के द्वारा। FSSAI क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे हम फुल फॉर्म के रूप में जानते हैं। ठीक है ना। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो जी, शुरुआत करेंगे हम आज इस पहली न्यूज से। इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर जनरल राकेश पाल डाइज इन चेन्नई। भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का चेन्नई में निधन हो गया। द कोस्ट गार्ड चीफ who was in Chennai to take part in an official function scheduled to be attended by Defense Minister Rajnath Singh, died after suffering in a cardiac arrest। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आयोजित एक आधिकारिक समारोह में भाग लेने के लिए तटरक्षक बल के प्रमुख चेन्नई आए हुए थे, जहां पर उनका हृदयघात से निधन हो गया। 59 ईयर्स ओल्ड के थे वो। यहाँ पर जैसे हम बात करें इस भारतीय तटरक्षक बल के बारे में, अब नए डायरेक्टर जनरल कौन होंगे, जल्द ही आपको वो भी न्यूज बता दी जाएगी। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, यही हैं राकेश पाल, जिनकी मृत्यु हो गई चेन्नई में। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे ये। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल का, अगर आपने इसमें लिखा होगा वयम रक्षाम तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें सत्यमेव जयते, तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है जिसमें सम्राट अशोक के स्तंभ अभिलेख को एक प्रतिकृति के रूप में हमने स्थापित किया हुआ है, उस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अगर आपको दिखाई देगा तो वो क्या दिखेगा, सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करें
ऑप्शन ए के बारे में, नभ शप्रशम दीप्तम, ये कौन सी सेना का ध्येय वाक्य है? तो ये हमारी भारतीय वायुसेना का ध्येय वाक्य है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। जब हम बात करें ऑप्शन सी के बारे में, शन्नो वरुण, यानी कि वरुण देव हमारी रक्षा करें। प्राचीन समय में वरुण देवता को क्या कहा गया? तो हम वरुण देवता को जल का देवता मानते हैं हमारे इतिहास में। तो जैसे हम बात करें, ये हमारी कौन सी सेना का ध्येय वाक्य है? तो ये हमारी जो नेवी होती है, जिसे हिंदी में हम नौसेना कहते हैं, नौसेना का ध्येय वाक्य है ये। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? चलिए, अब जैसे हम बात करें आईएनएस विक्रांत के बारे में, उसमें भी अलग उन्होंने अपना ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, जेम्स युद्धि स्प्रधम। ठीक है ना? तो इस प्रकार आपको अलग अलग सेनाओं का अलग अलग ध्येय वाक्य मिलेगा। भारतीय सेना का अलग है, भारतीय नौसेना का शनो वरुण हो गया। आर्मी मेडिकल कोर्प्स का क्या लिखा हुआ है? सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी कि सभी सुखी रहें। अगर सर्वे भवन्तु सुखिना के बारे में अगर पूर्णतः देखा जाए तो वो श्लोक किस प्रकार से होता है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, है ना? तो वो भी आपने सुना होगा। ये जो सर्वे भवन्तु सुखिना है, ये किसका ध्येय वाक्य है? आर्मी मेडिकल कोर्प्स का। सर्व धर्मे निधनम श्रेय, ये किसका है? मद्रास रेजिमेंट का है। वीर भोग्य सुबंध, वीर भोग्य वसुंधरा, ये किसका है? राजपुताना राइफल्स का है। गढ़वाल राइफल्स का युद्धाय कृत निश्चय, है ना? तो इस प्रकार से अलग अलग आपको ध्येय वाक्य मिलेंगे, आपको सब याद रखने हैं, गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलो, अब हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं इसी आईसीजी के बारे में, जिसके बारे में हम बातें कवर कर रहे हैं। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय तटरक्षक बल। आप ये बताइएगा, भारतीय तटरक्षक बल हर साल किस दिवस को मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक बल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना क्यों की गई? पता ही लग रहा होगा, तटरक्षक कोस्ट गार्ड, यानी कि समुद्र से संबंधित है। तो समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। समुद्री माल की तस्करी को रोकने हेतु इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो फिर आप क्या लिखेंगे? न्यू दिल्ली, आप वहां पर लिख देना। तो भारत का अगर हम अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण देखें, तो इसका अर्थव्यवस्था में भी अहम, आप कह सकते हैं, भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा बन रही समुद्री माल की तस्करी को रोकने का ये कार्य करती है। जब हम बात करें 1 फरवरी 2025 अब आएगा, तो कौन सा नंबर का ये दिवस मनाया जाएगा? ऑप्शन देता हूं मैं, 48वां, 49वां। तो फिर आप कहेंगे हम 49वां दिवस मनाएंगे। अभी जो 2024 में हमने मनाया था कुछ महीने पहले, वो कौन सा था? 48वां दिवस मनाया गया था। 49वां दिवस मनाएंगे 2025 में। एक सेकंड रुकना जरा, अभी यहां पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर 2025 लिख लीजिए, ठीक है ना? 2024 में हमने 48वां मनाया था, 2025 1 फरवरी को हम 49वां दिवस मनाएंगे। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। यहाँ पर कुछ फोटोज भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तटरक्षक बल से संबंधित ये कुछ चित्र हैं जो मैंने उनकी आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट से उठाए हैं। अब चलो जी, हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश जेल ब्रेक्स ए वरी फॉर इंडिया थिंक टैंक। बांग्लादेश में जेल से भागने की घटना भारत के लिए चिंता का विषय है, ऐसा कहना है थिंक टैंक का। द escape of some leaders of terrorist groups after mob aided jailbreaks in Bangladesh could have a
debilitating effect in Eastern India, especially Assam and Tripura, says शेयर। बांग्लादेश में भीड़ द्वारा सहायता प्राप्त जेल से भागने के बाद आतंकवादी समूहों के कुछ नेताओं के भागने से पूर्वी भारत पर काफी इफेक्ट पड़ेगा। खासकर अगर हम देखें असम और त्रिपुरा पर दुर्बलतापूर्वक प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा कहना है थिंक टैंक SHARE का। ठीक है ना। तो अभी आपको पता है बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल हुई है और वहां पर भीड़ द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है ऐसे आतंकवादी गिरोह को जो यहां पर नेगेटिव प्रभाव डालेंगे। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 6 अगस्त को एक सशस्त्र भीड़ ने शेरपुर में उच्च सुरक्षा वाली जेल पर हमला कर दिया और वहां से 500 से ज्यादा कैदी भाग गए। अब जाहिर सी बात है वो अपने पड़ोसी राज्यों में घुसेंगे, पड़ोसी देश की बाउंड्री में घुसेंगे, तो हमारा जो पूर्वी उत्तरी क्षेत्र यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो पड़ता है वहां पर ये खतरा मंडरा रहा है। गाजीपुर में इस तरह की जेल से भागने की घटना में 209 कैदी भाग गए हैं। ठीक है, तो अलग अलग शेरपुर में 500 भाग गए हैं और गाजीपुर में 209 भाग गए हैं। तो इस प्रकार आपको ये बातें जो है ध्यान में रखनी है। बांग्लादेश की बात हो रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन भी किया जा चुका है जिसकी कमान नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस संभाल रहे हैं। उन्होंने शपथ भी ले ली है। शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और वो भारत चली आई। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है और ये यूएन का भी सदस्य है। यूएन जिसे हम यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। यूएन की सदस्यता बांग्लादेश ने कब ग्रहण की थी? 17 सितंबर 1974 को ग्रहण की थी। ये आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपने इसमें लिखा होगा टका तो आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है। शेकेल कहाँ की आधिकारिक मुद्रा का नाम है? तो फिर आप लिख देना इजराइल की आधिकारिक मुद्रा का नाम है ये रिंगिट। और कीप जो है वो किस देश की आधिकारिक मुद्रा का नाम है? आप बताइएगा। बांग्लादेश में जो अभी हाल है उन हाल के चलते हमारे जो पड़ोसी देश की बाउंड्री के साथ लगते हुए जो हमारे भारतीय राज्य हैं उन पर प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी कहा गया है थिंक टैंक के द्वारा स्पेशली असम और त्रिपुरा। तो एक क्वेश्चन असम के बारे में मैं आपसे पूछूंगा और एक मैं आपसे पूछूंगा त्रिपुरा के बारे में। आप बताइएगा कि वर्तमान में असम के राज्यपाल की भूमिका कौन निभा रहे हैं। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा? जल्दी से बताइएगा। असम। अगर आपने लिखा होगा ना लक्ष्मण प्रसाद आचार्य तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी अगर हम बात करें PS श्रीधरन पिल्लई के बारे में, ये वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। हरिभाऊ किशन राव बागड़े जो हैं वो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। इन्होंने कलराज मिश्र की जगह ली है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति ऑप्शन में लिखा होगा तो आप राष्ट्रपति टिक कर देंगे क्योंकि राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अब एक क्वेश्चन आप त्रिपुरा के बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा नल्लू इंद्रसेना रेड्डी तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। शिव प्रसाद शुक्ल के बारे में अगर कहा जाए तो ये वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश। CH विजय शंकर की अगर हम बात करें, CH विजय शंकर अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये अब मेघालय के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया की जब हम बात करते हैं तो ये वर्तमान में पंजाब में आ गए हैं। अब ये पंजाब के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
FSSAI launches project to tackle microplastic contamination in food products। FSSAI ने खाद्य उत्पादों में माइक्रो प्लास्टिक संदूषण से निपटने के लिए परियोजना शुरू की है। अभी थोड़े ही दिन पहले आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, न्यूज़ भी आपने सुनी होगी कि भारत में जो भी ये चीनी वगैरह यूज की जाती है उसमें माइक्रो प्लास्टिक ज्यादा आपको देखने को मिलता है। एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया और इसी वजह से इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए FSSAI ने ये परियोजना शुरू की है। द एम इज टू डेवलप एंड वैलिडेट एनालिटिकल मेथड फॉर डिटेक्टिंग माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक्स इन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स एज वेल एज असेस देयर प्रीविलेंस इन इंडिया। इसका उद्देश्य विभिन्न खाद्य उत्पादों में माइक्रो और नैनो प्लास्टिक का पता लगाने के लिए विश्लेषणात्मक तरीकों को विकसित करना और उन्हें मान्य करना है। साथ ही भारत में उनके प्रचलन का आकलन करना भी इसका उद्देश्य है। जब हम बात करें FSSAI की तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पर लिखी हुई भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या लिखा है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका नाम है। इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अगर आपसे FSSAI के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताने का प्रयास करना। ये चित्र एक रिप्रेजेंटेशन के रूप में आपको दिखाया गया है। इस प्रकार आपको कुछ मटेरियल्स मिल जाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स में और इसी एक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है ताकि इस प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। खाने पीने से संबंधित जो समस्याएं हैं वो दूर हों। अगर मान के चलो माइक्रो प्लास्टिक जैसी कोई चीज हमारे खाद्य पदार्थों में आती है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है। FSSAI की स्थापना कब की गई थी? आपने अगर ऑप्शन ए टिक किया होगा 5 सितंबर 2008 तो फिर आपने बखूबी इसका जवाब अच्छे से दिया है। ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की तो इसकी स्थापना किसके तहत की गई थी? तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये हमारे कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको पता होगा एक मंत्रालय का नाम जिसे हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नाम से जानते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है ना, तो उसी के तहत ये कार्य करता है। और जब हम बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है? तो फिर आपको लिख देना है न्यू दिल्ली। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो इसके बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कर लेते हैं। चलो, इसमें ऑप्शन बी में लिखा गया है 23 सितंबर 2018। तो इस दिन क्या हुआ था? तो आयुष्मान योजना शुरू की गई थी। आयुष्मान योजना, ठीक है ना। जब हम 8 नवंबर 2016 की बात करें, इस दिन क्या हुई थी? नोटबंदी की गई थी भारत सरकार के द्वारा, नोटबंदी। 30 मई 2019 की जब बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। सेकंड कार्यकाल PM के रूप में, ठीक है ना, शपथ। तो ये पॉइंट भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्यों कर रहे हैं ऐसा FSSAI, तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जाहिर सी बात है अगर ये इस तरह का कदम उठा रहे हैं जिसमें माइक्रो प्लास्टिक अगर कोई मिलता है तो उसे निकाला जाए और अगर कोई जानबूझकर डालता है तो उस पर कार्रवाई हो। तो अगर हम स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे तो जाहिर सी बात है लंबे समय तक चल सकते हैं। एक तो हम वैसे ही इतने आधुनिक हो गए हैं कि हम पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाने लगे हैं और दूसरी तरफ से हम जो खाना भी खाते हैं उसमें भी हमें अलग प्रकार के मटेरियल्स जो हैं वो खाने को मिल जाते हैं। जैसे कि अभी आपने एक रिपोर्ट में सुना भी होगा, सर्च भी कर लीजिए, आपको वहां पे मिल जाएगा।
तो विश्व स्तर पे अगर देखा जाए स्वास्थ्य के प्रति सजगता लाने के लिए एक संगठन बनाया गया है जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। तो आप एक इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में WHO कह देते हैं, फुल फॉर्म में इसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह देते हैं। अगर आपने इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड टिक किया है तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन UN की एक विशेष एजेंसी है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के तहत कार्य करने वाली एक विशेष एजेंसी है WHO, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। जब हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को इसका क्या हुआ था, गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। जब हम बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है चांस यही है कि जिस दिन इस संगठन की स्थापना हुई उस दिन मनाया जाएगा। तो बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा की पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है WHO के बारे में, जो कि विश्व स्तर पे स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के प्रति जिम्मेदार है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये आपकी करंट अफेयर्स की कक्षा है, तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। ठीक है ना? तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। अगर सर्च करेंगे तो आपको सर्च करना पड़ेगा EduRohi24। अगर आप सर्च ना भी करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक मिलेंगे और डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ EduRohi ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।